चलिए, आज सिलेबस चालू करना था ना हम लोग का। ठीक है, कल मैंने आपको सिलेबस पे थोड़ी सी चर्चा की थी आपके, और बताया था कि व्यापम का जो एग्जाम है उसमें मैक्सिमम सिलेबस कितना हो सकता है। मैक्सिमम सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जाकर के आपको एडीओ वगैरह का भी एग्जाम देना है, और एडीओ में अगर पिछला पैटर्न देखें या पिछला सिलेबस देखें तो उसमें 30 नंबर की आपको हिंदी एकदम डायरेक्टली सिलेबस में लिखा हुआ है। 30 नंबर की हिंदी होगी, लेकिन हो सकता है इसको 100 नंबर का सिलेबस करे, उस पैटर्न में लाने की कोशिश करे, तो भी आप मान करके चलिए कि 15 से 20 नंबर की हिंदी तो आपकी रहनी ही है। ठीक है, चलिए, तो सिलेबस आपका शुरू होगा भाषा बोध से। ये आपके सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक होगा, भाषा बोध। सिलेबस में एकदम क्लियर लिखा नहीं रहता भाषा बोध, लेकिन यहां से व्यापम क्वेश्चन उठाता रहा है और आगामी समय में भी उठाएगा। भाषा बोध के अंतर्गत हम लोग असल में पढ़ते क्या हैं? भाषा बोध के अंतर्गत हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाषा क्या है, यानी भाषा की परिभाषा, भाषा किस धातु से व्युत्पत्ति भाषा शब्द की हुई है। इसके अलावा भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं, भाषा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग एक टॉपिक देखेंगे इसमें, हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम, और इसके अलावा हम लोग देखेंगे भाषा के संबंध में या हिंदी के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भाषा बोध के अंतर्गत आती हैं। आपको भाषा बोध में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे, भाषा क्या है, यानी भाषा की परिभाषा। क्या है भाषा? एक सामान्य स्थिति से जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या है भाषा? बैठे रहिए, बैठे रहिए। हाँ, संवाद करते हैं। ठीक है। हम्म, ठीक, ठीक है। भाषा क्या है? भाषा संवाद का माध्यम है। बहुत बढ़िया। ठीक है, और सरल शब्दों में कहें तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति असल में हुई है संस्कृत के भाष धातु से। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है। तो इसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है संस्कृत के भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना। इसका अर्थ होता है बोलना। अब यदि हम भाषा की परिभाषा देखें तो जैसा आपने कहा कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है जो मन में उत्पन्न होने वाले भावों को अभिव्यक्त करती है। हमको लगता है कि हमने ये नवीन परिभाषा गढ़ दी है, कोई नवीन परिभाषा हमने दे दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने ये जो परिभाषा कही है ये लगभग 2-2.5 हजार साल पहले दी जा चुकी है, और ये परिभाषा दी गई थी आचार्य पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य में। व्याकरण की 2 किताबें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक किताब का नाम है अष्टाध्यायी, एक किताब का नाम अष्टाध्यायी। इसके रचनाकार हैं आचार्य पाणिनि, और दूसरी पुस्तक का नाम है महाभाष्य, और महाभाष्य पुस्तक के रचनाकार हैं आचार्य पतंजलि। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि और महाभाष्य के रचनाकार हैं आचार्य पतंजलि। आचार्य पतंजलि ने ये जो पुस्तक लिखी है महाभाष्य, इसी महाभाष्य में सबसे पहली बार परिभाषित किया गया था भाषा को। इसमें परिभाषित किया गया भाषा को, और भाषा को परिभाषित करते हुए आचार्य पतंजलि लिखते हैं, भाषम
व्यक्तायाम वाची भावम मनेन उपजन्ते। ये परिभाषा दी गई है आचार्य पतंजलि के द्वारा। वैसे देखा जाए तो व्याकरण की पहली पुस्तक यदि दुनिया में देखी जाए तो कौन सी है? अष्टाध्यायी है। ये सबसे प्राचीन किताब मानी जाती है भाषा व्याकरण से संबंधित। और संस्कृत ऐसी भाषा थी जिसका व्याकरण सबसे पहली बार लिखा गया था। दुनिया में अगर कोई भाषा जिसका व्याकरण पहले लिखा गया हो वो कौन सी भाषा थी? संस्कृत। और संस्कृत का व्याकरण लिखने का कार्य किया था आचार्य पाणिनि ने। आचार्य पाणिनि ने पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी, और इस अष्टाध्यायी में सूत्रों के माध्यम से व्याकरण को समझाया गया था कि व्याकरण के नियम काम कैसे करते हैं। बाद में ये सूत्र जो है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के थोड़े से कठिन प्रतीत हुए, जिसको सरलीकृत करने का काम किया था आचार्य पतंजलि ने। आचार्य पतंजलि ने इस अष्टाध्यायी को सरल करके एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा महाभाष्य। और इस महाभाष्य में परिभाषित किया गया भाषा को। और भाषा को परिभाषित करते हुए आचार्य पतंजलि लिखते हैं, भाषम व्यक्तायाम वाची भावम मनेन उपजन्ते। अर्थात भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है जो मन में उपजने वाले भावों को बोलकर अभिव्यक्त करे। तो ये परिभाषा सबसे पहले दी गई है किसके द्वारा? आचार्य पतंजलि के द्वारा। और ये भाषा की सबसे लोकप्रिय परिभाषा है। ये सबसे लोकप्रिय परिभाषा है जिसमें आचार्य पतंजलि जो है ये एकदम क्लियर बोलते हैं कि बोलकर अभिव्यक्त करने वाली जो भाषा है वही भाषा के अंतर्गत रखी जा सकती है। तो ये भाषा की परिभाषा है। तो यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है आपको एग्जाम में कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई है, किस धातु से हुई है। तो ध्यान रखिएगा, भाष धातु से भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। भाष में नीचे हलंत लगा होगा षटकोण के सामने। इन दोनों किताबों के नाम अच्छे से याद रखिए। किसने लिखा है? जीएस वाले पोर्शन में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जीएस वाले सेक्शन में भी ये क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन इतना को देता है कई बार कि भाषम व्यक्तायाम वाची ये परिभाषा किस व्याकरणाचार्य के द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई है आचार्य पतंजलि के द्वारा। ठीक, चलिए अब आते हैं भाषा के गुणों में कि भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं। भाषा के गुण वैसे देखा जाए तो किसी भी भाषा में अनंत गुण हो सकते हैं, बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आगे के कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इन गुणों का सहारा लेना होगा। कुछ सेक्शन मिलेंगे आपको, जैसे तत्सम तद्भव हो गया, देशज विदेशज हो गया। इन गुणों को समझने के लिए आपको भाषा के गुणों से परिचित होना अनिवार्य है। आपको समझना होगा कि भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं जिसके आधार पर आप तत्सम तद्भव डिसाइड करते हैं, जिसके आधार पर आप देशज और विदेशज शब्दों को पहचानते हैं, जिसके आधार पर आप रूढ़ शब्दों की पहचान करते हैं, यौगिक शब्दों की पहचान करते हैं, योग रूढ़ शब्दों को पहचानते हैं। तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो वो स्ट्रक्चर बैठा होना चाहिए, वो भाषा के गुण बैठे होने चाहिए जिसके आधार पर आप शब्दों का निर्णय करेंगे। शब्द निर्णय एक टॉपिक आएगा आपका। तो भाषा के गुण, भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं? तो सबसे पहला जो गुण है भाषा का, ये है परिवर्तनशीलता। दुनिया की कोई भी भाषा हो वो कभी भी स्थायी नहीं होती। हर भाषा परिवर्तनशील होती रहती है, यानी हर भाषा परिवर्तित होती रहती है। हर भाषा परिवर्तनशील है। दुनिया की कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो अपने ओरिजिन से लेकर के आज तक ठीक वैसी ही बोली जाती है, बोली जा रही हो जैसी कि उस समय बोली जाती थी। हर भाषा धीरे 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 करके परिवर्तित होती है, उसका रूप बदलता है, उसको उच्चारण करने का तरीका, उसको लिखने के तरीके में परिवर्तन आता रहता है। तो भाषा के इस गुण को कहा जाता है परिवर्तनशीलता। दुनिया की हर भाषा परिवर्तनशील है।
और इस परिवर्तनशीलता के बहुत सारे कारण हैं। इन बहुत सारे कारणों में 3 ऐसे कारण हैं जिनको भाषा शास्त्री मान्यता प्रदान करते हैं। ये 3 कौन से कारण हैं जिसके कारण कोई भी भाषा परिवर्तनशील होती है? तो सबसे पहला जो कारण होता है वो है भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव। दूसरा, भाषा पर समय का प्रभाव। और तीसरा, भाषा पर सांस्कृतिक संक्रमण का प्रभाव। ये 3 ऐसे कारक हैं जिसके कारण भाषा अपना रूप बदलती है। पहला है भाषा पर प्रभाव क्षेत्रीयता का। भाषा क्षेत्रीयता के कारण परिवर्तित होती रहती है, भाषा का रूप बदलता रहता है क्षेत्रीयता के कारण। और क्षेत्रीयता का प्रभाव आपको 2 अलग अलग रूपों में भाषा पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। पहला, आप ये देखो कि दुनिया की कोई भी भाषा हो, वो एक ही रूप में हर जगह नहीं बोली जाती। एक ही भाषा अनेक क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में बोली जा सकती है। जैसे हिंदी का ही यदि आप उदाहरण ले तो हिंदी हमारे छत्तीसगढ़ में भी बोली जाती है, हिंदी उड़ीसा में भी बोली जाती है, हिंदी झारखंड में भी बोली जाती है, हिंदी दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में भी बोली जाती है। कुछ भाग में हिंदी आपको दक्षिण भारत के राज्यों में भी देखने को मिलेगी। लेकिन यदि आप बारीकी से देखें तो हमारे यहाँ की हिंदी जो है वो हरियाणा की हिंदी से अलग है या राजस्थान की हिंदी से अलग है। थोड़ी सी आपको भिन्नता उड़ीसा के राज्य में जो बोली जा रही है, उड़ीसा राज्य में जो हिंदी बोली जा रही है, उससे भी आपको परिवर्तन दिखेगा, आपको अलग दिखेगी हमारी हिंदी। दक्षिण भारत में बोली जा रही हिंदी यहाँ की हिंदी से थोड़ी सी अलग है। तो आप देखेंगे कि हिंदी जो है, आप भी बोल रहे हो हिंदी, वो सब लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी का स्वरूप जो है वो एक समान न होकर के क्षेत्रीयता पर आधारित है। उस पर क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय बोलियां हैं, उनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं? जैसे हमारे यहाँ आप देखिए, हम जैसे कि रोटी बोलते हैं, बेटी बोलते हैं, ये शब्द होता है हमारे यहाँ। आप हरियाणा या पश्चिमी दिल्ली वाले हिस्से में चले जाइए, वहां पर रोटी नहीं होता, रोटी बोला जाता है, आधा टाका उसमें योग हो जाता है कि नहीं? बेट्टी होता है वहां पर, सड्डक होता है, हमारे यहाँ सड़क होता है, वो सड्डक बोलते हैं उसको। वस्तु वही है, लेकिन उस शब्द को उच्चारित करने का तरीका उनका थोड़ा सा अलग है। अब उच्चारण करने का तरीका ही बदल गया तो स्वाभाविक सी बात है, भाषा के रूप में क्या हो गया, यहाँ पर परिवर्तन हो गया। तो भाषा के रूप में परिवर्तन होता है क्षेत्रीयता के कारण, और क्षेत्रीयता के कारण रूप बदल रहा है, जो दिखाता है भाषा की परिवर्तनशीलता को। अच्छा, क्षेत्रीयता का प्रभाव भाषा पर एक और तरीके से पड़ सकता है। कैसे पड़ता है सर? जैसे, इसको ऐसे समझो, जैसे कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो, वो अपने आसपास बोली जा रही भाषाओं और बोलियों से निरंतर प्रभावित होती रहती है। कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे उड़िया हो, चाहे मराठी हो, चाहे बांग्ला हो, चाहे गुजराती हो, दुनिया की कोई भी भाषा हो, वो अपने आसपास बोली जा रही भाषा और बोली से निरंतर प्रभावित होती रहती है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ी का आप उदाहरण लो, हमारे छत्तीसगढ़ी का आप उदाहरण लोगे तो छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग लगा हुआ है उड़ीसा से, इसीलिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ी की भाषा में, यानी छत्तीसगढ़ की जो भाषा है, उसके संपर्क के परिणाम स्वरूप उड़िया भाषा का विकास हुआ है, यानी जो लरिया भाषा है उसका विकास हो गया है। लरिया कोई अलग भाषा नहीं है, लरिया भाषा जो है वो है छत्तीसगढ़ी, लेकिन उस पे हमको प्रभाव दिखाई पड़ता है उड़िया भाषा का, जिसके कारण उसका स्वरूप न तो पूर्णतः छत्तीसगढ़ी रहा और न ही उसका पूर्णतः स्वरूप उड़िया रहा, वो दोनों के मिक्सचर से लरिया भाषा के रूप में बदल गई है। वैसे ही पश्चिमी भाग में आप देखोगे तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है ना, छत्तीसगढ़ की जो सीमा है, वो लगती है किससे? वो लगती है सर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में भाषा बोली जाती है मराठी। मराठी और छत्तीसगढ़ी के संक्रमण से खलटाही भाषा का विकास हुआ है।
ये खलटाही भाषा जो है ये ना तो पूर्णतः मराठी है ना पूर्णतः छत्तीसगढ़ी है, इन दोनों का मिक्सचर है वहां। आप सरगुजा वाली हिंदी या छत्तीसगढ़ी सुन करके देखिए कभी, वहां पर आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर यूपी वाली भाषा जो है, जो भोजपुरी भाषा है, उसका प्रभाव जो है आपको देखने को मिलता है, मगही भाषा का प्रभाव मिलेगा आपको। आप कोरिया वाले हिस्से में निकल जाओ, आपको दिखाई पड़ेगा कि जो बघेली भाषा है उसका प्रभाव आपको छत्तीसगढ़ी पर देखने को मिलेगा। है वो छत्तीसगढ़ी, बोलते वो छत्तीसगढ़ी है, लेकिन उस पर प्रभाव जो है वो आसपास की क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों का हमको स्पष्ट रूप से दिखता है। तो इस प्रभाव को आप क्या कहेंगे? ये प्रभाव है सर भाषा पर किसका? क्षेत्रीयता का। तो क्षेत्रीयता के कारण भाषा का रूप बदलता है। एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में बोली जा सकती है। दूसरा, भाषा प्रभावित होती है समय के कारण। भाषा पर प्रभाव पड़ता है किसका? समय का। समय का प्रभाव भाषा पर पड़ता है, ठीक है। अब समय का प्रभाव कैसे पड़ता है सर? समय के कारण भाषा जो है वो धीरे 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 करके बदलती है। और आप इसको इस बात से पहचानिए कि आप जो आज हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी तो 300 400 500 साल पहले भी बोली जाती थी, लेकिन क्या हिंदी का वही स्वरूप आज भी व्यवहार में है? नहीं सर। अब भाषा का रूप बदल चुका है, हिंदी का स्वरूप बदल चुका है। तो भाषा जो है इस पर प्रभाव पड़ता है किसका? समय का, ठीक है। उसको शब्दों को बोलने का तरीका बदल जाएगा, शब्दों के उच्चारण का तरीका बदल जाता है, कई बार शब्दों को लिखने के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले हिंदी में आ जो है वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाती थी, देखा है आपने? ऐसे देखे हो? झा जो है ये ऐसे लिखी जाती थी, झ वर्ण जो है ये ऐसे लिखा जाता था, ऐसे लिखते थे। आपने देखा होगा झाबक ज्वेलर जाइएगा, आपको आज भी झा ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। आप सदर बाजार जाइए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो लिखने का तरीका, बोलने का तरीका भाषा का स्वरूप निर्धारित करती है, और इसमें परिवर्तन हो रहा है, मतलब भाषा स्वयं क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। तो भाषा पर समय का प्रभाव पड़ता है, और समय के प्रभाव के कारण शब्द जो है वो अपना रूप बदलते हैं। अब इसी चीज को समझिए, देखिए, समय के प्रभाव के कारण, या यूं कहा जाए समय का जो प्रभाव है भाषा पर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है मानवीय प्रवृत्ति। मानवीय प्रवृत्ति जो है वो ये कहती है कि आप कभी भी कठिन शब्दों का उच्चारण मत करो, आप कठिन शब्दों को सरलीकृत करके अपने तरीके से उच्चारित करो। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, ये मानवीय प्रवृत्ति है हमारी। अब जैसे आप इसका एकदम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर शब्द है ना? ट्रैक्टर मूल शब्द है अंग्रेजी का, अंग्रेजी के माध्यम से समझाऊं तो आपको समझ में आएगी चीजें। ट्रैक्टर मूल शब्द है, लेकिन आज अगर आप गांव तरफ जाओगे ना तो ट्रैक्टर कोई नहीं बोलता, ट्रैक्टर बोला जाता है, बोला जाता है। ट्रक कोई नहीं बोलता, ट्रक बोला जाता है। दुर्ग कोई नहीं बोलता, दुर्ग बोलते हैं। है ऐसा? क्यों ऐसा सर? इसका एकदम सरल सा कारण, ट्रक बोलना कठिन है, ट्रक बोलना आसान है। ट्रैक्टर बोलना कठिन है, ट्रैक्टर बोलना आसान है। दुर्ग बोलना कठिन है, दुर्ग बोलना आसान है, ठीक है। तो हम अपने उच्चारण के सहूलियत को देख करके शब्दों में परिवर्तन करते हैं। तो समय के कारण भाषा का जो प्रभाव है, भाषा पर जो प्रभाव है, ये हमको उच्चारण में सरलता के रूप में देखने को मिलता है। उच्चारण सरलीकृत होता जाता है। जैसे आप संस्कृत के शब्दों को देखेंगे तो संस्कृत के शब्द उच्चारण में थोड़े से जटिल, थोड़े से क्लिष्ट थे, है कि नहीं? हमारे लिए करपट बोलना कठिन था, करपट बोलना कठिन था, धीरे 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 करके सरलीकृत किए, सरलीकृत करके वर्तमान में वो कपड़ा हो गया, करपट कपड़ा हो गया। कर्म बोलना कठिन था, कर्म हो गया। धर्म बोलना कठिन था, धर्म हो गया। बदल गया स्वरूप, अर्थ बदला क्या? नहीं सर, शब्द वही, शब्द जो है वो बदले हैं, बस अर्थ वही है अभी भी, है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो
संस्कृत में अलग रूप में थे, लेकिन वर्तमान में उनका रूप बदल गया है। अग्नि बोलना कठिन था, आग बना दिया आपने, है कि नहीं? नारिकेल बोलना कठिन था, नारियल बना दिया। अखरोट बोलना कठिन था, अखरोट बना दिए। क्षीर बोलना कठिन था, खीर बना दिए, है कि नहीं? अक्षी बोलना कठिन था, आंख बना दिया आपने। आप त्रिशूल नहीं बोलते, त्रिशूल हो गया सर, वो त्रिशूल हो गया है। शक्कर बोलना कठिन लगता है, हम लोग क्या बोल देते हैं? शक्कर बोल देते हैं, सरोता का सा लगा देते हैं, है कि नहीं? हाँ। क्यों ऐसा सर? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे लिए वो जो बदला हुआ रूप है, जो उच्चारण में सरल है, उसको व्यवहार में लाना बहुत आसान है। जबकि संस्कृत निष्ठ शब्द जो हुआ करते थे वो थोड़े से क्लिष्ट प्रवृत्ति के होते थे, उच्चारण में थोड़े से कठिन थे, और इनका यदि अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया गया, अच्छे से यदि उसका अभ्यास नहीं किया गया, तो आप उन शब्दों के उच्चारण में त्रुटि करेंगे। इसीलिए हमने उसको अपने तरीके से सरलीकृत किया, और सरलीकृत कर दिए तो उसका रूप क्या हो गया? शब्दों का बदल गया, और शब्दों का रूप बदला मतलब भाषा परिवर्तित हो गई। ठीक है? तो भाषा पर प्रभाव जो है ये क्षेत्रीयता का पड़ता है, समय का पड़ता है। और तीसरी चीज है, भाषा प्रभावित होती है किससे? सांस्कृतिक संक्रमण से। अब ये सांस्कृतिक संक्रमण क्या है सर? देखिए, सांस्कृतिक संक्रमण वो अवस्था होती है जिसमें दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं। ठीक है? जैसे मान लो यहां पर मैं दो संस्कृतियों को लिखता हूं, ये लिखा मैंने संस्कृति नंबर 1, और यहां लिखा हमने संस्कृति नंबर 2। संस्कृति नंबर 1 और संस्कृति नंबर 2। देखो, कभी भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ चीजें एक संस्कृति से निकल करके दूसरी संस्कृति में, और कुछ ना कुछ चीजें दूसरी संस्कृति से निकल करके पहली संस्कृति में चली जाती हैं। तीन चीजें हैं जिनका महत्वपूर्ण रूप से आप लेन देन करते हैं सांस्कृतिक संक्रमण की अवस्था में, जिसमें सबसे पहली चीज होती है वो है रीति रिवाज। जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो रीति रिवाजों का लेन देन होता है। कुछ रीति रिवाज इस संस्कृति से उस संस्कृति में, और कुछ रीति रिवाज उस संस्कृति से इस संस्कृति में आ जाते हैं। दूसरी चीज जिसका लेन देन होता है वो है साहित्यों का। साहित्य एक संस्कृति से निकल करके दूसरी संस्कृति में चले आते हैं। तीसरा, भाषा का लेन देन, या इसको और सरल शब्दों में कह सकते हैं शब्दों का लेन देन। ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनका लेन देन सांस्कृतिक संक्रमण की स्थिति में होता है। रीति रिवाजों का लेन देन कैसे होता है सर? रीति रिवाजों का लेन देन जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो एक कल्चर के जो ट्रेडिशन से कोई चीज निकल करके वहां अपनाए गए कुछ कुछ फोक्स होते हैं, है ना, लोक रीतियां होती हैं, कुछ व्यवहार होते हैं, सांस्कृतिक व्यवहार। वो सांस्कृतिक व्यवहार निकल करके दूसरी संस्कृति में, और दूसरी संस्कृति के कुछ सांस्कृतिक व्यवहार पहली संस्कृति में चले आते हैं। जैसे आप इस चीज को देखो, हमारे यहाँ आज कपड़े पहनने का तरीका है कि नहीं, ये भारत की मूल पोशाक है क्या जो हम पहनते हैं? नहीं है सर। ये कहीं ना कहीं दूसरी संस्कृति के संक्रमण के परिणाम स्वरूप आया हुआ चीज है। वैसे ही आप देखिए हमारे यहाँ आज जो हम शादी शादी वगैरह होती है हमारे यहाँ, है कि नहीं? आप छत्तीसगढ़ में शादी अभी अटेंड करोगे तो छत्तीसगढ़ में शादी जो है इसका रूप भी बहुत सारा बदल गया है कि नहीं? पहले विदाई होता था, बैलागाड़ी में आते थे, बढ़िया बैठा के ले जाते थे, ये होता था। ठीक है? आज आप देखोगे तो बाकायदा एक पार्टी होगी। पार्टी का सिद्धांत हमारे यहाँ था क्या? नहीं था सर। मांदी भात खाते थे बढ़िया, है नहीं? इसके अलावा दुल्हन जब विदा होती है तो पहले बस मम्मी पापा रोए, भाई बहन रोए, विदा कर दिए, ये होता था। आज आप देखो, वो चुनरी पकड़ के निकलने वाला रिवाज हो गया है। पहले हमारे यहाँ था ही नहीं, 5 साल पहले कोई नहीं जानता था इसको, आज आ गया है। क्यों? टीवी की संस्कृति से संक्रमण हो गया है सर, है कि नहीं? हाँ।
वो छोड़ो, अभी नवरात्र आएगा तो हमारे यहाँ देखना, गरबा हमारे यहाँ की मूल संस्कृति है क्या? नहीं सर, हमारी संस्कृति में तो था ही नहीं है। लेकिन आज जितने जगह पे दुर्गा बैठेगा, मतलब दुर्गा माता बैठेगी, उसके लगभग 50% हिस्सों में गरबा नृत्य का आयोजन होता है। होता है? हाँ। क्यों? क्यों ऐसा होता है सर? सांस्कृतिक संक्रमण के कारण। आपने उस संस्कृति से इस चीज को अपना लिया है। तो सांस्कृतिक संक्रमण जब भी होता है तो रीति रिवाज एक संस्कृति से निकल करके दूसरी संस्कृति में चले जाते हैं। हमारे यहाँ की भाजी, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के 36 भाजी बोला जाता है ना। हाँ, बोला जाता है कि ये जो भाजी हैं ये आयरन या दूसरे जो विटामिन है उनके बड़े अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, लेकिन ये खाए जाते थे पहले छत्तीसगढ़ में, आज देखो देश विदेश में धूम है। हाँ? हाँ? हाँ, ठीक है, तो बहुत सारे जो हमारे यहाँ खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं वो दूसरी संस्कृतियों में चले गए हैं। आज देश विदेश में धूम है भाजियों की, करमत्ता भाजी खोज रहे हैं अंग्रेज लोग, है नहीं? तो ये भी क्या है? ये सांस्कृतिक संक्रमण का ही प्रभाव है। दूसरा, साहित्यों का लेन देन होता है। जब भी दो कल्चर आपस में मिलते हैं तो साहित्य एक्सचेंज होता है। वहां एक संस्कृति के जो साहित्य हैं वो दूसरी संस्कृति में आते हैं, दूसरी संस्कृति के साहित्य पहली संस्कृति में जाते हैं, और ये पूरे का पूरा कारोबार होता है अनुवाद के माध्यम से। एक संस्कृति के साहित्यों का अनुवाद होगा दूसरी संस्कृति की भाषा में, और इस संस्कृति के साहित्यों का अनुवाद होगा इस संस्कृति के शब्दों में। होता है ऐसा। आज अंग्रेजों के बारे में सुने होंगे, अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए, भारत आए, तो उन्होंने हमारे बहुत सारे साहित्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, इसी क्रम में जो सबसे पहली पुस्तक जिसका ट्रांसलेशन हुआ उसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है ना, कि कौन सा साहित्य जो है, ये संस्कृत का कौन सा ग्रंथ जो है ये अंग्रेजी में ट्रांसलेट होने वाला पहला ग्रंथ था। तो ध्यान रखना, कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम थी, नाम सुना है ना अभिज्ञान शाकुंतलम का, है ना? वही रानी जो शकुंतला है और राजा दुष्यंत, उन्हीं की कहानी है। उन्हीं का बेटा था भरत, जिसके नाम पे भारत नाम पड़ा है। ठीक है, राम जी के भाई भरत नहीं थे वो। ठीक है, वो राजा राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत थे। ठीक है, जिनको शेर के साथ खेलते हुए दिखाया गया है, शेर के दांत गिनते थे जो, है नहीं? हाँ। तो ये जो साहित्य है इसका ट्रांसलेशन उसने किया अंग्रेजी में। इसके बाद जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम की एक संस्था बनाई गई थी, वो संस्था मूलतः काम यही करने लगी कि हमारे जो संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ थे उनको ट्रांसलेट करने का काम वो लोग करने लगे अंग्रेजी भाषा में। इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या हुआ कि हमारे जो संस्कृत के साहित्य हैं जो मूलतः लिखे गए संस्कृत में, वो कौन सी संस्कृति में पहुंच गए? अंग्रेजी में पहुंच गए, है कि नहीं? अंग्रेजों के पास पहुंच गए। अब वो समझ सकते थे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने क्या लिखा है, वो समझ सकते थे कि पंचतंत्र में लिखी हुई कहानियां क्या हैं, क्या समझाया गया है कि नहीं? वो समझ सकते थे कि चाणक्य ने जो बातें लिखी हैं वो असल में है क्या। तो एक भाषा के साहित्य चले गए दूसरी भाषा में, और पीछे आप जाएंगे तो आपको दारा शिकोह जैसे लोग मिलेंगे। दारा शिकोह का नाम सुने? औरंगजेब का बड़ा भाई था वो। दारा शिकोह भारतीय संस्कृति के प्रति थोड़ा सा रुझान रखता था, और उसने भारतीय जो उपनिषद है हमारे यहाँ के, उन उपनिषदों को पढ़ा था और उन उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। फारसी भाषा में अनुवाद करके उस पुस्तक का उसने नाम रखा था सिर्र ए अकबर। सिर्र ए अकबर, ये पुस्तक का नाम आता है कि इसके रचनाकार कौन है, तो दारा शिकोह ने इसको लिखा है वो संस्कृत का शब्द है, वो मूलतः संस्कृत के ग्रंथ। उपनिषद कौन सी भाषा में? संस्कृत में। ट्रांसलेशन के माध्यम से कहां चले गए? फारसी संस्कृति में चले गए। ठीक है, उसकी दो पुस्तकें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो सिर्रे अकबर, दूसरी है मज्म उल बहरीन। ठीक है, मज्म उल बहरीन उसकी मौलिक पुस्तक है, जबकि सिर्रे अकबर जो है ये उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। तो एक संस्कृति के जो साहित्य है वो दूसरी संस्कृति में चले गए। अब आप और पीछे जाएंगे तो आपको अकबर मिलेगा। अकबर के दरबार में एक
साहित्यकार था जिसका नाम था फैजी। फैजी फैजी की अध्यक्षता में बाकायदा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। अनुवाद विभाग का काम क्या होता था? जो दूसरी भाषा के ज्ञान वाले ग्रंथ रहते थे उनको ट्रांसलेट किया जाता था फारसी भाषा में। इससे होता क्या था? एक संस्कृति के साहित्य पहुंच गए दूसरी संस्कृति में। ठीक है। और पीछे जाओगे आप तो अलबरूनी जैसे लोग मिलेंगे जो संस्कृत का ज्ञाता माना जाता है। उनको था कि नहीं पता नहीं, लेकिन संस्कृत का ज्ञाता उसको माना जाता है। क्यों हो रहा है सर ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दो संस्कृतियां आपस में मिल रही हैं। आज का सिनारियो आप लो ना, आज के टाइम पे आपको अंग्रेजी नहीं भी आती तो भी आप पढ़ सकते हो हैरी पॉटर की कहानियां, पढ़ सकते हो ना? क्यों? अनुवाद के रूप में आपके पास उपलब्ध है। नॉवेल है ना हैरी पॉटर? हाँ सर है। आप पढ़ सकते हो विलियम शेक्सपियर को, पढ़ सकते हो। आप पढ़ सकते हो ओ हेनरी की कहानियों को, विलियम्स की कहानियों को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। क्यों पढ़ सकते हैं सर? क्योंकि आपके पास उनका हिंदी अनुवाद वाला ग्रंथ उपलब्ध है। और हिंदी में जब आपने अनुवाद किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस भाषा के साहित्य निकल करके कहां आ गए हैं? आपकी हिंदी में आ गए। तो जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं यह घटनाक्रम होता है। जब भी दो संस्कृतियां मिलती हैं एक भाषा के साहित्य निकलते हैं और निकल करके दूसरी भाषा में शामिल हो जाते हैं। और ये सारा प्रोसेस होता है अनुवाद के माध्यम से। ठीक है। चलो, तो ये दो चीजें हैं, एक तो रीति रिवाज और दूसरा साहित्य। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका लेन देन बहुत महत्वपूर्ण है, वो है भाषा। और भाषा का जो लेन देन होता है ये होता है शब्दों के माध्यम से। एक भाषा के शब्द निकलते हैं और निकल करके दूसरी भाषा में चले जाते हैं। दूसरी भाषा के शब्द निकलते हैं वो पहली भाषा में आ जाते हैं। तो ये सिलसिला जो है ये जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं ये होता है। और ये जो दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं ये हमारी भाषा में इतने रच बस जाते हैं कि हम उनका हिंदी अनुवाद करना भी नहीं चाहते हैं। जैसे आलू, आलू को कौन हिंदी जानना चाहता है? छोड़ो हटाओ सर, दुकान वाले को आलू बोलो वो समझ जाता है। घर में अगर मैं बोलूं आलू मत बनाओ तो मम्मी समझ जाती है। कोई अन्य शब्द की आवश्यकता ही नहीं है। ट्रेन बोलो, ट्रेन, है कि नहीं? रेल बोलो, ये कौन सी भाषा के शब्द है? अंग्रेजी के शब्द हैं सर, है कि नहीं? हाँ सर। मशरूम, हाँ, दूसरी भाषा का शब्द है। भारत में सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय खेल है क्रिकेट है और ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है कि नहीं? हाँ। तो दूसरी भाषाओं के शब्द हम अपना लेते हैं, दूसरी भाषाओं के शब्द अपना लेते हैं। और इस अपनाने के प्रोसेस में क्या होता है? इस अपनाने के प्रोसेस में होता है ये है कि हम उस शब्द को अपने व्याकरण में जोड़ लेते हैं। ठीक है। और ये हमारे भाषा में रच बस जाते हैं। आज कोई पढ़ा लिखा आदमी, मतलब बिना पढ़ा लिखा आदमी भी अगर बोलेगा ना मैच चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा? मैच, अंग्रेजी भाषा का शब्द, तो बोलेगा क्रिकेट मैच चलत है कि नहीं? अब ये क्रिकेट और मैच दोनों अंग्रेजी के शब्द हैं और शामिल हो गए हैं हमारी भाषा में। क्यों सर? सांस्कृतिक संक्रमण के परिणाम स्वरूप। तो दो भाषाएं या दो संस्कृतियां जब भी आपस में मिलती हैं भाषाओं का लेन देन होता है। और इतने रच बस जाते हैं ये, सुबह उठे चाय चाहिए, चीनी भाषा का शब्द है चाय, है कि नहीं? सबसे पहला शब्द जो हमारे मुंह से फूटता है नहीं, सो करके उठने के बाद, वो चाय है और वो विदेशी शब्द है। तो कहीं ना कहीं दूसरी भाषाओं का प्रभाव हमारी भाषा पर पड़ता है और दूसरी भाषा का प्रभाव हमारी भाषा पर पड़ा मतलब इसका स्वरूप क्या हो गया सर? परिवर्तित। और भाषा की परिवर्तनशीलता का एक बड़ा कारण सांस्कृतिक संक्रमण भी है। ठीक है। तो ये तीन ऐसे कारण हैं जिसके कारण भाषा कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। भाषा का रूप निरंतर बदलता रहता है और ये जो बदलाव है ये है भाषा का दूसरा गुण। ध्यान रखना, भाषा का जो दूसरा गुण है वो यही है कि भाषा
सरलता की ओर अग्रसर होती है। ये दूसरा गुण है। भाषा निरंतर बदलती रहती है और भाषा का जो स्वरूप है वो शुरुआत में कठिन होता है, उच्चारण में कठिन होते हैं शब्द, धीरे 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 करके वो सरलीकृत होते जाते हैं। तो भाषा का स्वरूप सरलता की ओर अग्रसर होता है। ठीक। तीसरा गुण, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, भाषा चूंकि सरलता की ओर अग्रसर होती है ना, इसीलिए कबीरदास जो हैं ये भाषा को बहता नीर कहते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि किसने भाषा को बहता नीर कहा है। किसने कहा है? कबीरदास ने कहा है भाषा बहता नीर है। ठीक। तीसरा गुण, भाषा में यादृच्छिकता होती है। यादृच्छिकता होती है। दुनिया की हर भाषा यादृच्छिक होती है, हर भाषा। अब ये यादृच्छिकता क्या होती है सर? यादृच्छिकता को अगर हम अंग्रेजी में समझें तो इसको बोला जाता है रैंडमनेस। ठीक है। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पशु के नामकरण के पीछे कोई तर्क नहीं होता। ठीक है। किसी भी वस्तु के नामकरण के पीछे तर्क का ना होना, इसको कहा जाता है यादृच्छिकता। रैंडमली आपने नाम रख दिया। कुर्सी को कुर्सी ही क्यों बोलते हैं? कोई रीजन नहीं है। आप है तो बताओ, कोई है रीजन? कुर्सी को कुर्सी ही क्यों बोलते हैं? कोई कारण है? नहीं है। दीवार को दीवार ही क्यों बोलते हैं? कोई कारण है? हम्म? कोई कारण है? नहीं है सर, नहीं है कोई कारण। छत को छत ही क्यों कहा जाता है? घास क्यों नहीं बोलते? और घास को घास ही क्यों बोला जाता है? पेड़ क्यों नहीं बोलते? पेड़ को पेड़ ही क्यों बोला जाता है? पानी क्यों नहीं बोलते? पानी को पानी क्यों बोलते हैं? सूर्य क्यों नहीं बोलते? सूर्य को सूर्य क्यों बोलते हैं? कुछ और क्यों नहीं बोलते? हवा क्यों नहीं बोलते? कोई कारण नहीं। तो शब्दों के या वस्तुओं के नामकरण के पीछे तर्क का ना होना, तर्क का अभाव होना, इसको कहा जाता है भाषा की यादृच्छिकता। ठीक है। तो एक यादृच्छिकता तो ये है। दूसरा, दुनिया की हर भाषा में हर वस्तु का एक नाम होगा। दुनिया की हर भाषा में हर वस्तु का एक नाम होता है, और अगर नहीं है तो दूसरी भाषा से उठा लेते हैं हम। होता है ऐसा। जैसे जिस पर आप बैठे हो ना, ये हिंदी में कुर्सी है और यही वस्तु अंग्रेजी में चेयर है। वस्तु वही है। ये जो ऊपर है ये हिंदी में छत है, अंग्रेजी में रूफ है? हाँ सर। वो खिड़की आपको दिखाई पड़ रही है, हिंदी में खिड़की है, संस्कृत में यही वातायन है, और अंग्रेजी में यही वस्तु विंडो है। वस्तु वही है। नाम बदलने से वस्तु के स्वभाव में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं सर। आप इसको कुछ भी नाम दे दो, मैं कुर्सी को कल से कुर्सी नहीं बोलूंगा, मैं इसको मनोहर बोलूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है कि नहीं? हाँ सर। मैं पेन को पेन नहीं बोलूंगा, पेन को पेन नहीं बोलूंगा, कल से और किसी नाम से बुलाने लग जाऊं। मैं इसको बोर्ड बोलने लग जाऊं, इसको पेन बोलने लग जाऊं, कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं? तो रैंडमनेस का मतलब होता है, यादृच्छिकता का मतलब होता है एक तो हर भाषा में हर वस्तु का नाम होना, ये यादृच्छिकता है। और दूसरी बात, वस्तुओं के नामकरण के पीछे तर्क का ना होना, इसको भी कहा जाता है यादृच्छिकता। रैंडमली आपने नाम रख दिया बस। कौवा को कौवा क्यों बोलते हैं? कोई कारण नहीं। मोर को मोर क्यों बोलते हैं? कोई कारण नहीं। शेर को शेर ही क्यों बोला जाता है? कोई कारण नहीं। बिल्ली को बिल्ली क्यों बोलते हैं? कोई कारण नहीं। कुत्ते को कुत्ता क्यों बोलते हैं? कोई कारण नहीं। कोई कारण है तो बताओ। रेत को रेत क्यों बोलते हैं? कोई कारण नहीं। तो वस्तुओं के नामकरण के पीछे तर्क का अभाव होना, ये यादृच्छिकता है। ठीक है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा सदैव सरलता की ओर अग्रसर होती है।
भाषा का प्रारंभिक स्वरूप थोड़ा सा जटिल होता है, थोड़ा सा क्लिष्ट होता है, कठिन होता है। धीरे 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 करके भाषा सरलता की ओर अग्रसर होती है। और तीसरा गुण कि भाषा यादृच्छिक होती है। दुनिया की हर भाषा यादृच्छिक होती है। ठीक है, तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो कि आपको बाकी अन्य जगह पर काम आने वाला है। ठीक है, जब हम तत्सम तद्भव पढ़ेंगे तो काम आएगा। समय का प्रभाव, आप शब्द देख लो, नारिकेल नारियल बना, मैंने कहा ना, क्षीर खीर बना, अग्नि आग बना, ये क्या है? तत्सम तद्भव ही तो है, वो समय का प्रभाव है। ठीक है, हाँ। सांस्कृतिक संक्रमण पढ़ोगे, विदेशज शब्द मिलेंगे आपको। विदेशज शब्द, यही तो कारण है कि हमारे यहाँ विदेशज शब्दों के आने का, है कि नहीं? विदेशी संस्कृतियों से संक्रमण हुआ और उस संक्रमण के परिणाम स्वरूप हमारी भाषा का रूप बदल गया है। सांस्कृतिक संक्रमण है। ठीक है, चलो, तो ये तीन प्रमुख गुण है जो कि भाषा में होते हैं, है ना। और यदि आपको एक गुण लिखना है तो आप लिख सकते हो कि हर भाषा के अपने ध्वनि चिन्ह होते हैं। ठीक है, चौथा गुण आप चाहे तो इसको लिख सकते हो, हर भाषा के अपने ध्वनि चिन्ह होते हैं। हर भाषा में, जैसे हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है आ, क्या ध्वनि निकली? आ। आप हिंदी में इसको ये चिन्ह बनाते हो और अंग्रेजी में इसी के लिए ये चिन्ह होता है वही चिन्ह, तो वही है ना? हाँ सर, चिन्ह वही है। ठीक है, ध्वनि तो वही है, चिन्ह बदल गए हैं। तो हर भाषा के अपने ध्वनि चिन्ह होंगे और इसी को आप कहते हो लिपि। ध्वनि चिन्हों को ही क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हाँ। तो ये प्रमुख गुण है भाषा के जो आपको काम आएंगे आगामी समय में। ठीक, आगे बढ़े। चलो, अब आते हैं भाषा के प्रकार में। क्या मतलब हुआ जब मैं कहता हूं भाषा के प्रकार? इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं कह रहा हूं भाषा के प्रकार, तो भाषा के प्रकार बोलने का अर्थ क्या हुआ? जब मैं बोल रहा हूं ना भाषा के प्रकार, तो भाषा के प्रकार बोलने का अर्थ क्या हुआ? भाषा के प्रकार बोलने का एक सीधा सा अर्थ अगर मैं बताऊं, साफ शब्दों में कहें तो अपने भावों को प्रकट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, यही तो भाषा का प्रकार है कि नहीं? अपने भावों को दूसरों तक संप्रेषित करने के जो तरीके हो सकते हैं, उन्हें ही कहा जाता है भाषा के प्रकार। तो अपने भावों को आप कितने तरीकों से प्रकट कर सकते हो सर? तीन प्रमुख तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप बोलकर अपनी भाषा, अपने भावों को प्रकट करें। तो जब बोलकर आप अपने भावों को प्रकट करते हैं तो भाषा को, उस प्रारूप को कहा जाता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में ध्वनियों के प्रयोग के माध्यम से भाव संप्रेषण किया जाता है। मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो मेरे मुंह से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं, इन ध्वनियों में कुछ अर्थ छुपे हुए हैं, इन अर्थों को आप समझते हैं, मेरा भाव आप तक पहुंच गया, यही हो रहा है। तो मौखिक भाषा में ध्वनियों के माध्यम से भाव संप्रेषण होता है। ध्वनि प्रधान जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। दूसरा, लिखित भाषा। भाषा के दूसरे रूप को कहा जाता है लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह प्रारूप है जिसमें ध्वनि चिन्हों के माध्यम से भाव संप्रेषण किया जाता है। लिखित रूप में, लिखित रूप में जब भाव संप्रेषण होता है तो इसको कहा जाता है भाषा का लिखित प्रारूप। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है कि नहीं? जैसे आप कोई साहित्य पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, कोई निबंध पढ़ते हैं, है ना? दीवारों में लिखी हुई बातें पढ़ते हैं, कोई पॉम्पलेट पढ़ते हैं, नक्शा पढ़ रहे हो, ये सब के सब क्या है? ये भाषा का लिखित प्रारूप है।
ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण, इसमें कुछ ध्वनि चिन्ह होते हैं और उन ध्वनि चिन्हों को आप समझते हैं। आप अमेरिका में भी जाकर के अगर ऐसा लिखा हुआ देखें तो आपके दिमाग में तुरंत वो ध्वनि गूंज जाएगी, क म ल, है कि नहीं, अगर आप इस भाषा को जानते हैं तो। लेकिन यदि आप इस भाषा को नहीं जानते तो आप इसको पढ़ ही नहीं पाओगे। जैसे हम लोग चाइनीज नहीं पढ़ पाते, चाइनीज नहीं आती ना, हमको नहीं आती तो हम लोग नहीं पढ़ पाते। लेकिन अगर कोई चाइनीज आदमी उस चिन्ह को देख लिया तो बोल बता देगा क्या लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इसको कहा जाता है ध्वनि चिन्ह। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, ध्वनि चिन्ह। और ध्वनि चिन्हों के माध्यम से जब भाव संप्रेषण किया जाता है तो भाषा के इस प्रारूप को कहा जाता है लिखित भाषा। तीसरा एक और प्रारूप होता है और इस प्रारूप को कहा जाता है भाषा का सांकेतिक प्रारूप, या इसे ही बोला जाता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा ऐसी भाषा है जिसमें संकेतों के माध्यम से भाव संप्रेषण किया जाता है। यहां न तो ध्वनि होगी और न ही ध्वनि चिन्ह का अस्तित्व होगा। यहां पर केवल संकेतों के माध्यम से भाव संप्रेषण किया जाता है। तो इसका एक अच्छा उदाहरण है ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल आपने देखा होगा, तो ट्रैफिक सिग्नल में कभी भी कोई आवाज आती रहती है क्या, इधर से आने वाले चलो, उधर से आने वाले रुक जाओ, कभी आवाज नहीं आएगी। दूसरा, कुछ लिख करके नहीं आएगा। लिख करके आता है क्या, कुछ नहीं आता सर। वहां पर केवल 3 प्रकार के लाइटें लगी होती हैं। तीनों लाइटों के अपने विहित अर्थ होते हैं। आप उन सिग्नल को समझते हैं और सरकार का जो मंतव्य है, सरकार की जो इच्छा है, वो आप तक पहुंच जाती है। लाल आया तो रुकना है, हरा आया चलना है, और नारंगी आया तो तैयार रहना है कि नहीं। तो यहां पर आपने ना तो किसी ध्वनि का प्रयोग किया, ना ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया। आपने प्रयोग किया किसका, आपने संकेतों का प्रयोग किया। और जब संकेतों के माध्यम से भाव संप्रेषण होता है तो इसको कहा जाता है सांकेतिक भाषा। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, समझना। कभी भी क्वेश्चन आए कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं तो आंसर अब 3 मत लेना, आंसर लेना केवल 2। ठीक है, आंसर कितना लेना है, 2। रीजन, इसके पीछे आचार्य पतंजलि खुद बोलते हैं कि चूंकि सांकेतिक भाषा का व्याकरण संभव नहीं है, सांकेतिक भाषा का व्याकरण संभव नहीं है, इसीलिए भाषा के प्रकारों में हमको केवल मौखिक भाषा को मानना चाहिए और दूसरा लिखित भाषा को मानना चाहिए। तो कभी भी क्वेश्चन आए भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो भाषा के 2 प्रकार होते हैं, ये ध्यान रखना। सांकेतिक भाषा ठीक है, भाव संप्रेषण का जरिया है, लेकिन इसका व्याकरण संभव नहीं है, और व्याकरण संभव नहीं है इसीलिए आप इसको भाषा के प्रकार से बाहर रखते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ आ गई बातें। तो ये है आपका भाषा बोध का पहला टॉपिक, भाषा क्या है, भाषा के गुण और भाषा के प्रकार। ठीक है, चलिए एक हेडिंग डालेंगे अब, हिंदी का विकास क्रम। यहां तक समझ आ गया, कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट नहीं, ठीक। डाउट वाली जगह अभी आई ही कहां है सर। हाँ, हेडिंग डालो, हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम कहने का अर्थ सीधा साधा है, कोई भी भाषा हो दुनिया की, वो अचानक से पैदा नहीं होती है, धीरे 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 करके विकसित होती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा का ही यदि आप उदाहरण लें, तो हिंदी भाषा ऐसा नहीं है कि अचानक से एक बार 11वीं सदी में कुछ लोगों का मन किया कि नई भाषा बनाते हैं और वो भाषा हिंदी विकसित हो गई, ऐसा नहीं है। हिंदी भाषा धीरे 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 करके विकसित हुई है। ठीक है, और हिंदी का विकास क्रम प्रारंभ होता है संस्कृत से। आपने सुना होगा
कि हिंदी की उत्पत्ति कौन सी भाषा से मानी जाती है? संस्कृत भाषा से। ठीक, संस्कृत भाषा जो है ना, इससे हिंदी का विकास क्रम जुड़ा हुआ है। हिंदी का विकास क्रम यहीं से प्रारंभ होता है, और चूंकि हिंदी का विकास क्रम संस्कृत से प्रारंभ हुआ है, इसीलिए इसीलिए हिंदी को आर्य भाषा परिवार के भाषा के अंतर्गत रखा जाता है। हिंदी कौन से भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी एक आर्य भाषा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिंदी एक आर्य भाषा है। क्यों आर्य भाषा है सर हिंदी? क्योंकि हिंदी का विकास क्रम सीधे जुड़ा हुआ है संस्कृत से, और संस्कृत ही तो आर्यों की भाषा थी। ठीक है, और इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट भी है, एक कहानी भी आती है कि हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो चाहे दुनिया की कोई भी भाषा हो, उनके कॉमन एंसेस्टर, एक जो कॉमन पूर्वज रहा करते थे उज्बेकिस्तान वाले हिस्से में, मध्य एशिया वाले में। हालांकि ये एक कहानी जैसी लगती है, एक काल्पनिक कहानी जैसी, लेकिन अंग्रेजों ने दिया है, तो बहुत सारे भाषा शास्त्री इसको मानते भी हैं। ये माना जाता है कि उज्बेकिस्तान वाला जो हिस्सा है वहां पर कबीला रहा करता था, और उसी कबीले से पूरी दुनिया की भाषाएं निकली हुई हैं। कबीला आगे जाकर के दो भाग में बट गया, एक भाग पश्चिम की तरफ गया, एक भाग निकल करके आया इधर अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान में एक जगह आता है बदख्शां, बदख्शां में आकर के वो कबीला रुका और वहां पर गुजर बसर करने लगा। आगे बढ़ते 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 कबीले का आकार फिर बढ़ा, फिर से कबीला दो भागों में बटा। अब कबीले का एक भाग चला गया ईरान की तरफ, यानी जो गल्फ कंट्रीज आप देखते हैं, वर्ल्ड का मैप देखोगे ना, तो वर्ल्ड के मैप में ये देखो, जैसे ये हमारा भारत है यहाँ, ठीक है, इसी में देखते हैं, इसी में देखते हैं कबीला। अरे जो आदिवासी लोग जिस समूह में रहते हैं उसको कबीला कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें अपने को अच्छे से समझ आ जाएंगी चीजें। ये देखो, दिखाई पड़ रहा है अपने को भारत, हमारा प्यारा भारत ये रहा, है ना, ये भारत है। उज्बेकिस्तान का जो हिस्सा है ना, वो है लगभग यहाँ पर, इसके आसपास, ये मध्य एशिया वाला हिस्सा है, ये उज्बेकिस्तान वाला हिस्सा है। ठीक है, इसको मध्य एशिया बोला जाता है। यहाँ पर पहले एक कबीला रहा करता था, वो कबीले में फूट पड़ी, एक हिस्सा इधर निकल गया और एक हिस्सा जो है, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ, यहां पर जब फूट पड़ी ना, तो फूट पड़ने के बाद एक हिस्सा इधर को चला गया यूरोप की तरफ, एक हिस्सा इधर आ गया अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान यहाँ है लगभग, है ना। अफगानिस्तान के पास में एक जगह है, अफगानिस्तान में ही एक जगह है, बॉर्डर का इलाका है, इस जगह को बोला जाता है बदख्शां। ठीक है, इस बदख्शां में आकर के, यहां पर आकर के रहने लगे वो। अब यहां पर उनकी आबादी बढ़ी तो वो फिर से बटे, एक हिस्सा आगे निकल करके इधर आया, ये ईरान वाला गल्फ कंट्रीज वाला हिस्सा है। ठीक है, ये गल्फ कंट्रीज है, पूरे सऊदी अरब, मस्कट, आपने नाम सुना, कुवैत, है ना, ये यहाँ पर है सबके सब। और एक हिस्सा जो है वो यहां से चल करके भारत की तरफ आया। जो भारत की तरफ आया, उनके द्वारा जो विकसित भाषा है वो है संस्कृत भाषा। और इधर जो भाषा विकसित हुई, इधर के ग्रुप के द्वारा जो भाषा विकसित हुई, उसके अंतर्गत आती है हिब्रू भाषा, ईरानी भाषा। ठीक है, हिब्रू और ईरानी जो है, यहाँ पर ईरान है कंट्री, ठीक है, इस भाषा का विकास यहाँ से हुआ है। और ये वाली जो शाखा आई थी वहां से संस्कृत भाषा विकसित हुई है, तो आर्य भाषा के अंतर्गत ही आती है कि नहीं? संस्कृत जो है ये आर्य भाषा है। आर्य भाषा जो है इसके भारोपीय शाखा के अंतर्गत
भारोपीय शाखा के अंतर्गत हिंदी भाषा को रखा जाता है। भारतीय और यूरोपीय उपमहाद्वीप में जो भाषाएं हैं जो उस कबीले के द्वारा फैलाई गई हैं, वो सब के सब भारोपीय शाखा के अंतर्गत रखी जाती हैं। ठीक है, तो आर्य भाषा है, आर्य भाषा की भारोपीय शाखा के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। अब ये जो संस्कृत है ना, ये जो संस्कृत है, यहीं से हिंदी का विकास क्रम प्रारंभ होता है। और संस्कृत का यदि आप पुराना रूप देखें तो संस्कृत का पुराना रूप हमको देखने को मिलता है वेदों में। वेदों का जो प्राचीन रूप है वो हमको मिलता है, और वेदों के जो संस्कृत है, वेदों में जो संस्कृत लिखी गई है, उस संस्कृत को नाम दिया जाता है वैदिक संस्कृत। वो दोनों शब्द उतार लिए ना, एक तो आर्य भाषा, दूसरा भारोपीय शाखा। ये दोनों शब्द याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है ना। हाँ, तो वैदिक संस्कृत जो है ये संस्कृत का प्राचीनतम स्वरूप है, और यहीं से चालू होती है हिंदी की जर्नी। हिंदी का विकास क्रम यहीं से प्रारंभ होता है। वैदिक संस्कृत का समय यदि आप देखेंगे तो वैदिक संस्कृत का समय माना जाता है लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास, 1500 बीसी। 1500 ईसा पूर्व के आसपास वेद लिखे गए, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। 1500 ईसा पूर्व के आसपास, और 1500 ईसा पूर्व के आसपास संस्कृत का जो रूप था उसको कहा जाता है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वो संस्कृत है जिसमें वेदों की रचना हुई है। वेदों को कौन सी भाषा में लिखा गया है? वैदिक संस्कृत में। और वैदिक संस्कृत का यदि आप बारीकी से अध्ययन करें तो वैदिक संस्कृत में आपको दो चीजें स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगी। एक तो आपको देखने को मिलता है कि वैदिक संस्कृत एक योगात्मक भाषा है, और दूसरी चीज कि वैदिक संस्कृत एक संगीतात्मक भाषा है। योगात्मकता और संगीतात्मकता ये दोनों महत्वपूर्ण गुण माने जाते हैं वैदिक संस्कृत के। योगात्मकता इसलिए थी, योगात्मक मतलब जुड़ा होना। वैदिक संस्कृत को यदि आप देखेंगे तो वैदिक संस्कृत सारे शब्द आपस में जुड़े जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक दृष्टि भ्रम हो जाता है हमको कि कहीं एक लाइन में एक ही शब्द तो नहीं लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे हिंदी अलग लिखा मैंने, का अलग लिखा। ऐसा करने के लिए क्या किया, ये जो शिरोरेखा है इसको हमने बीच बीच से तोड़ा है। लेकिन अगर पूरे को एक साथ जोड़ करके लिख दूं, पूरे को एक साथ जोड़ करके लिख दूं, तो वहां पर पहचानने में थोड़ी सी कठिनाई होगी कि सर पहला शब्द कहां तक था, दूसरा शब्द कहां तक है कि नहीं? वैदिक संस्कृत में सारे शब्दों को आपस में जोड़ करके लिखा जाता था। इसीलिए वैदिक संस्कृत का जो रूप था वो कैसा था? योगात्मक था। वैदिक संस्कृत योगात्मक भाषा थी। और दूसरी बात कि वैदिक संस्कृत गाई जाती थी। वैदिक संस्कृत को पढ़ा नहीं जाता था, जैसे हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं ना, वैसे पढ़ा नहीं जाता था। वैदिक संस्कृत को गाया जाता था। ये पैराग्राफ के रूप में नहीं थे। वैदिक संस्कृत जो है या वेद जो है वो कविताओं के रूप में लिखे गए हैं, और इन्हीं कविताओं का गायन करने वाले लोगों को अलग अलग नाम मिलता है। जैसे आप पढ़ते हैं ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। असल में वो पढ़ते नहीं थे, असल में वो गाते थे। ठीक है, वेदों का गायन होता था। आप पूरे चारों वेद देख लो, चारों वेद में यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें कृष्ण, जो यजुर्वेद है उसका एक भाग है, उसके एक सूक्त का एक मंडल। यजुर्वेद मान लो इतनी मोटी किताब है, तो इसमें बहुत सारे सूक्त हैं। ठीक है, वैसे तो यजुर्वेद दो भागों में बटा हुआ है, तो आधा आधा कर लो। एक को बोला जाता है कृष्ण यजुर्वेद, एक को बोला जाता है शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके एक सूक्त का, यानी एक छोटा सा और भाग कर दो उसका, उसका एक मंडल, यानी ज्यादा से ज्यादा वहां पे अगर आप श्लोकों की संख्या देखोगे तो श्लोकों की संख्या रहती थी 25-30 ऐसे। केवल वही एक भाग है जो कि गद्य के रूप में लिखा गया है, पैराग्राफ के रूप में। केवल एक यजुर्वेद का एक भाग का, एक सूक्त का एक मंडल जो है ये केवल लिखा गया है उसमें पैराग्राफ में।
बाकी पूरे चारों वेदों को आप देख लो, चारों के चारों वेद आपके लिखे हुए हैं कविताओं के रूप में, पद्य के रूप में लिखे गए हैं। ठीक है, अब पद्य के रूप में लिखे गए तो सर स्वाभाविक सी बात है, आप उसको पढ़ोगे नहीं, आप उसको गाओगे, उसका गायन होगा। अनेक छंद होते थे उसमें। ठीक है, आप वैसे भी जब वेद पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको डायरेक्ट वेद पढ़ने के लिए नहीं देता, शुरुआत में आपको वेदांग पढ़ाए जाते हैं, और वेदांग जब आप पढ़ोगे तो 6 वेदांग मिलेंगे आपको, है ना? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, और अंत में आएगा छंद। और छंद का मतलब क्या होता है? मात्राओं और वर्णों से बंधी हुई रचना, उसको आप कहते हैं छंद। और छंदों का गायन होता है, छंदों को पढ़ा नहीं जाता। जैसे आप कितनी भी कोशिश कर लो, हनुमान चालीसा को आप पढ़ने वाले फॉर्मेट में या पैराग्राफ वाले फॉर्मेट में नहीं पढ़ सकते, आपको उसको गाना पड़ेगा। वो कितना भी तेज गाओ, कितना भी धीरे गाओ, लेकिन अंततः गायन में उतरना पड़ेगा आपको। सेम वही चीज वेदों के साथ है, वेदों को आप गायन कर सकते हो, वेदों का पठन नहीं हो सकता। ठीक है, चल, तो योगात्मक भाषा थी वैदिक संस्कृत, और दूसरी संगीतात्मक भाषा थी। योगात्मकता और संगीतात्मकता जो है ये वैदिक संस्कृत के गुण थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब धीरे 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 करके वैदिक संस्कृत सरलीकृत होती है, समय का प्रभाव पड़ता है, और वैदिक संस्कृत के सरलीकरण से भाषा का जो स्वरूप सामने आता है उसको नाम दिया जाता है लौकिक संस्कृत। क्या नाम दिया आपने? लौकिक संस्कृत। इसी को सरल संस्कृत बोला जाता है, इसी को सुगम संस्कृत बोला जाता है, इसी को प्रांजल संस्कृत भी कहा जाता है। सरल है। अब शब्दों को अलग अलग करके लिखना प्रारंभ हुआ, और ये प्रारंभ होता है लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास। 1000 ईसा पूर्व के आसपास लौकिक संस्कृत का सरलीकरण होता है, और संस्कृत उस रूप में आ जाती है जिस रूप में आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, 10वीं तक पढ़े होगे ना संस्कृत। शब्दों को अलग अलग करके लिखना, संधियों का कम प्रयोग होना, अलग अलग करना, ये प्रारंभ होता है लौकिक संस्कृत से। ठीक है, लौकिक संस्कृत भी धीरे धीरे करके सरलीकृत होती है, और लौकिक संस्कृत के सरलीकरण से भाषा का जो स्वरूप सामने आता है उसको नाम दिया जाता है पाली भाषा। इसको आप क्या नाम देते हैं? पाली भाषा। पाली भाषा का विकास लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास पाली भाषा अस्तित्व में आती है। और पाली भाषा मेरे ख्याल से आपने सुना भी होगा नाम। गौतम बुद्ध जो अपने शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं वो कौन सी भाषा का आश्रय लेते हैं? पाली भाषा का। क्यों लेते हैं सर? क्योंकि आम लोगों में उस समय वही भाषा प्रचलित थी, और इसीलिए पाली भाषा को भारत की प्रथम जन भाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत की प्रथम जन भाषा, भारत की प्रथम लोक भाषा, भारत की प्रथम देश भाषा होने का दर्जा किसको प्राप्त है? पाली भाषा को। ठीक है, पाली भाषा पुनः सरलीकृत होती है लगभग पहली सदी के आसपास, और पहली सदी के आसपास पाली भाषा के सरलीकरण से भाषा का जो स्वरूप सामने आता है इसको नाम दिया जाता है क्या? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा ये पहली सदी के आसपास देखने को मिलता है। प्राकृत भाषा आगे जाकर के पुनः सरलीकृत होगी। ठीक है, और प्राकृत भाषा के विखंडन से 7 अपभ्रंशों का विकास होता है। ये 7 अपभ्रंश कौन कौन से थे? इन 7 अपभ्रंशों का भाषा के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, वो सब हम लोग कल की क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना याद रखना, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बनी, लौकिक संस्कृत से पाली भाषा आई, पाली भाषा से प्राकृत भाषा आई, प्राकृत भाषा से अपभ्रंशों का विकास होगा, अपभ्रंशों से फिर हिंदी विकसित होगी। ठीक है, चलो, तो ये सीक्वेंस अच्छे से याद रखना है, आगे जाकर के अभी इसमें सीक्वेंस में और चीजें जुड़ेंगी, है ना, लेकिन फिलहाल इसको याद रखिएगा। अच्छा, प्राकृत भाषा के बारे में एक और फैक्ट है कि भारत की सीमा के अंतर्गत
शिलालेखों में प्रयुक्त होने वाली पहली भाषा यदि कोई बनी तो वो कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, कोई डाउट है? समझ आ रही हिंदी? ठीक है, आसान है यार, हिंदी बहुत आसान है ना, लेकिन गलत भी बहुत करते हैं लोग इसमें, ठीक है। सुधरेगा सब। चलो मिलते हैं फिर कल, है ना।